नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 8 क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में बेशक ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जिससे हमें हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि जिसे देखकर हमें ऐसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो जो लेखक है वह अपनी जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन लेखक ने इस निबंध में किया उसने अपने जीवन में जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हैं उसके बारे में, और अपने विचारों को इस लेख में लेखक ने लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप को कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई भी ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब उसका लेखक कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है जब मैं समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी मतलब स्मगलिंग और भ्रष्टाचार के समाचार जब पढ़े रहते हैं, बहुत सारे पढ़कर मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और ये देखा जाता है लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और ऐसा वातावरण बन गया है इससे कि ऐसा लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी जो है वो ईमानदारी नहीं रह गया है, और हर व्यक्ति को मतलब शक की नज़र से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, कि जितने भी ऊंचे पद पर इंसान है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक को एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बहुत बड़े आदमी ने उससे एक बार कहा था कि इस समय सुखी कौन है, जो कुछ भी नहीं करता वह ही सुखी है, क्योंकि जो कुछ ना कुछ करेगा तो उसमें लोग जो हैं दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण जो भुला दिए जाएंगे और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। मतलब जो इंसान होगा उसमें उसके जो दोष होंगे उसको क्या किया जाएगा, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, लेकिन जो उसमें गुण होंगे उसको छिपा दिया जाता है। और दोष किसमें नहीं होते, लेखक इसमें यह भी कह रहा है कि दोष किसमें नहीं होते। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई दोष अवश्य होता है। और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। इसमें लेखक जो है वो कह रहे हैं कि अब ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि क्या हमारा भारतवर्ष यही है कि जिसमें सिर्फ चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लोगों के दोषों को उभारा जा रहा है। क्या हमारा ऐसा ये भारत हमारा ही है। और क्या जो भारत के मनीषी हैं, जो भारत के हमारे वो थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, मदन मोहन मालवीय जी थे और ये तिलक जी थे, गांधी जी थे, तो क्या इन्होंने ऐसे ही भारत का सपना देखा था। नहीं, उन्होंने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। और लेखक कह रहा है कि मेरा मन कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे जो महान मनीषी जो हैं उनके सपनों का भारत बहुत ही अच्छा रहेगा है और हमेशा ही रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आजकल ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल हो गया कि जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं वो तो पिस रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही। और जो झूठ बोलने वाले और फ्रेब करने वाले हैं उनका रोजगार तो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। मतलब जो
ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वो अपनी जीविका कमा तो रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो झूठ बोलने वाले हैं और फ्रेब करने वाले लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले और फ्रेब करने वाले लोग हैं, उनको उनका बिजनेस जो है, कारोबार बहुत ही फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रेय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मूर्खता, आजकल जो ईमानदार है उसको क्या कहा जाता है, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, और जो झूठा है, फरेबी है, उसको सच्चा समझा जाता है। सभी उसी को मानने लगते हैं। आजकल का माहौल ऐसा हो गया, आजकल का वातावरण ऐसा हो गया है कि जो ईमानदार है उसको मूर्ख कहा जाता है और जो झूठा और फरेबी है उसको सच्चा कहा जाता है, उसकी वाहवाही की जाती है, और वही आजकल के ज़माने में सफल व्यक्ति भी है। लेकिन जो इसमें लेखक है वो कह रहा है कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं। जो भारतवर्ष है उसने कभी भी भौतिक वस्तुएं होगी, जो हमें अपने सुख के लिए जो वस्तुएं का इस्तेमाल करते हैं हम, वो भौतिक वस्तुएं, उसको महत्व ना ही भारतवर्ष ने कभी दिया था। भारतवर्ष में जो है सही उनकी दृष्टि से मनुष्य के जो भीतर गुण है, जो मनुष्य के भीतर के गुण है, जो उनके अच्छे गुण हैं, वही गुण जो है स्थिर गुण है और वही जो है सही भी हैं। और लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जितने भी हैं, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि जो हर किसी के मन में लोभ होता है, लालच होता है, काम, क्रोध, मोह, माया सबके मन में होती है। ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा नेचुरल है। लेकिन उन्हें ही अगर हम प्रधान मान लें, उन्हें ही सब कुछ मान लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। और भारतवर्ष कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, और ना ही भारतवर्ष ने हमेशा कहा है कि अपने काम, क्रोध, लोभ, लालच को हमें हमेशा एक संयम में बांध कर रखना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए ये सब कुछ। और लेकिन परंतु भूख की अपेक्षा कहीं भी की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ ये है कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश को स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन वह कानून जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। क्यों सफल नहीं हो पाए हैं? क्योंकि उन कानून को चलाने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, और जो भी स्कीम चलाई जाती है, जो भी नई स्कीम चलाई जाती है, उसका लाभ जो है अन्य लोगों को नहीं मिल पाता है। वो इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि जो लोग उस स्कीम्स को, उन कानून व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा ढूंढते हैं, और इसलिए वो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। वो हमेशा इस अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें किसके लिए रखा गया है, वो इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी ही सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखा आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर क्या बताया लेखक ने कि आज जो भारतवर्ष है उसने क्या कर दिया, कानून को धर्म के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे वो लेखक कह रहा है कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है, जिसके कारण लोग जो हैं कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और हमेशा उनकी कमियों से, कानून में जो कमियां हैं उनसे लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो लोग उन स्कीम्स को चलाने वाले होते हैं वो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, और जो उन लोगों को जिनसे लाभ मिलता है उनके बारे में उन्हें कोई भी चिंता नहीं होती, जिस कारण से हमारे भारतवर्ष में ये सब कुछ सफलता नहीं मिल पाती है। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो होता है भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव। यहाँ पे जो लेखक है वह कह रहा है कि चाहे कुछ
कुछ भी हो, चाहे जो उच्च वर्ग है उसमें, उच्च वर्ग मतलब जो अमीर लोग हैं उनमें चाहे कोई भी बात हो, कुछ भी होता रहे, लेकिन अभी भी हमारे भारतवर्ष में ये अभी भी हमारे भारतवर्ष में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब कुछ विद्यमान है। ये ज़रूर दब गए हैं, ये ज़रूर पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी भी नष्ट नहीं हुए हैं, अभी भी नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये ईमानदारी, सच्चाई जो है अभी भी हमारे देश में मौजूद है, अभी भी हमारे देश में पाई जाती है। ये दब ज़रूर गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और झूठ और चोरी, गलत, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज भी क्या करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ये वह आदमी आज भी ये सारे जो आदमी हैं वह आज भी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यहाँ पे ये लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में चाहे आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्त्रियों का मतलब सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, किसी को चोट पहुँचाना, किसी को दुख देना आज भी पाप माना जाता है। ये आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं। और इन समाचार पत्रों को पढ़कर जो हमारे मन में आक्रोश उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, इससे ये साबित होता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना ठीक है, करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि किसी भी दोष का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो उसको पर्दाफाश करने का तरीका है, जो उसको मतलब बुराई को सामने लाने का तरीका है, उस तरीके को थोड़ा गलत तरीके से अपना लिया जाता है। जैसे बुराई में रस लेना बुरी बात है। क्या किया जाता है कि लोग जो होते हैं एक व्यक्ति के सिर्फ दोषों को ही देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को, उनकी भलाइयों को नहीं देखते हैं। सिर्फ वो उनके दोषों को सामने लाने में ही अपने पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमने इसके दोषों को ही सामने लाना है, लेकिन जो उसमें अच्छाइयाँ छुपी होती हैं उनको कभी भी वो बाहर लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करके लोक चित्र में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब सैकड़ों घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक जो चित्र है अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत हो। जो लोग ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहाँ पर लोग अच्छाइयों को भी उजागर करते हैं और जिससे हमारे जो मन में है, जो हम लोग जो हैं हमारे मन में अच्छाई की भावना जागती है। और अब लेखक जो है इसके बाद लेखक जो है अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है कि उसके जीवन में क्या घटना घटती है। लेखक इसमें कहता है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उसने जो टिकट काटने वाला था उसको उसने क्या कर दिया था, 10 रुपये की बजाय कितने दे दिए थे, 100 रुपये दे दिए थे। तो उसने 10 रुपये की बजाय उसने 100 रुपये दे दिए थे और वो जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास डिब्बे में हर आदमी को पहचानता हुआ आया और उसने उसे पहचान लिया और फिर साथ में ही उसने उसके 90 रुपये वापस किए। उसको लगा कि जब उसने टिकट काटी उस लेखक ने उसको 10 की बजाय 100 रुपये दे दिए और उसको लगा कि उसने 10 रुपये दिए। लेकिन जब उसको पता चला, जो टिकट काटने वाला था उसको पता चला कि उसने हमें 100 रुपये दिए हैं, तो वो जल्दी जल्दी भागता हुआ रेल के डिब्बे में गया और उसने उस लेखक को पहचान लिया और उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ लेखक के हाथ में 90 रुपये रखे और बोला कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी।
और मतलब उसको बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि मैंने कोई गलती नहीं की है। वो एक ईमानदार व्यक्ति था। तो इस घटना से क्या साबित होता है? इस घटना से ये साबित होता है कि ईमानदार लोगों की अभी भी कमी नहीं है। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ईमानदार लोग मिल ही जाते हैं। तो लेखक को 10 रुपये उसने अपने से सोचा, 10 रुपये 100 का नोट उसने 10 रुपये में उसको लगा 10 रुपये का है, लेकिन जब टिकट जो काटने वाला व्यक्ति था उसने भी नहीं देखा, तो वो गलती जब उसे एहसास हुआ तो उसने वो लेखक को 90 रुपये लौटा दिए। तो इससे ये पता चलता है अभी भी ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। और लेखक कहता है कि अब मैं इस घटना को देखकर कैसे कह सकता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी गुम हो गई है, लुप्त हो गई है। ऐसी ही अनेक घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली है। अब वो अपने लेखक जो है एक अपने जीवन की में सच्ची घटना का वर्णन करता है कि उसके जीवन एक बार क्या होता है कि वह बस यात्रा कर रहा होता है और उस लेखक के साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में क्या थी? खराबी थी, वो रुक रुक कर चल रही थी। और फिर क्या हुआ, 8 किलोमीटर पहले से ही, अभी वो अपनी जगह पर पहुंची भी नहीं थी कि 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान जगह, मतलब जहां पर कोई आता जाता नहीं था, और सुनसान जगह पर आकर रुक गई बस। मतलब उसमें कोई खराबी थी पहले से ही, तो अभी वो अपने स्थान पर पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन बस जो थी वहां पर रुक गई। और रात के 10 बजे होंगे, उस समय कितने बज रहे थे? रात के 10 बजे थे। और बस यात्री सारे घबरा गए थे कि अब बस खराब होगी, अब हम, एक तो सुनसान जगह है, अब हम क्या करेंगे? सभी घबरा गए थे। तो कंडक्टर बस से उतर गया और साइकिल लेकर वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को ये हो गया कि ये पहले से ही कोई घटना जो है, लोगों को ये हो गया कि ये कोई घटना है, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कंडक्टर जो है, ड्राइवर जो है, हमारे साथ मिलकर धोखा कर रहे हैं। बस में बैठे लोगों की तरह तरह बातें करना शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह को एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। मतलब लेखक कहता है कि लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि यहाँ पे डकैती होती है, ये सुनसान जगह है, 2-3 दिन पहले यहाँ पे डकैती हुई थी। मतलब लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगे। और लेखक कहता है कि मैं ही एक अकेला व्यक्ति बस में था जो अपने परिवार के साथ था, बाकी सभी अकेले अकेले थे। तो लेखक को ये बातें सुनकर डर भी लगने लगा, और उसके बच्चे जो थे लेखक के, वो पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन आगे यहाँ पे कहीं पे पानी नहीं था, और ऊपर से लोग जो है ऐसी बातें कर उन सबको डरा रहे थे। उसके बाद कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगे और बोले, हम सब बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कतार मुद्रा देख, मतलब अब लोग क्या थे, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और ड्राइवर को मारने का उन्होंने विचार बनाया। लेकिन ड्राइवर ने लेखक की तरफ देखा, और लेखक की तरफ देखकर वो बोलने लगे कि भाई हमें बचाइए, बचाओ, अब हम क्या करें। लेकिन यात्री भी इतने घबराए हुए थे कि वो लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं को यहाँ, मतलब उनको लगा कि कंडक्टर जो है वो यहाँ से साइकिल लेके भाग गया है, और वो जाकर डाकुओं को बताएगा, और डाकू जो यहाँ पर आकर बस लूट लेंगे। तो उन्हें लगा कि कंडक्टर जो है और ड्राइवर मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। और फिर लेखक बोलता है कि मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी पत्नी की भी बुरी हालत थी। तो लोगों ने ड्राइवर को भी मारा तो नहीं, पर उसे घेर कर रख लिया, मतलब ड्राइवर को बीच में और उन सबको लोग आसपास बैठ के और उसे घेर कर रख लिया। और कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को ही, और लोगों को लगा अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो हम पहले ड्राइवर को ही मतलब मार देना उचित समझेंगे। तो उसी गिड़गिड़ाने लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तभी उसने देखा, लेखक ने देखा कि क्या देखा कि एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर बस कंडक्टर जो बैठा हुआ था
और उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने क्या कहा आकर कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, तो इसलिए वहाँ मुझे दूध भी मिल गया और मैं थोड़ा दूध भी लेकर आ गया। और यात्रियों की फिर जान में जान आई, फिर यात्रियों की जान में जान आई और सब ने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब लेखक कह रहा है कि इस घटना से क्या साबित होता है कि लोगों के मन में बहुत विचार आ रहे थे, लेकिन जो कंडक्टर था उसने ऐसा धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं किया, बल्कि उसने लोगों की मदद की। वह वहाँ से जल्दी से गया साइकिल लेके और दूसरी बस लेकर आ गया, जिस पर सभी लोग बैठकर बस अड्डे पर पहुँच गए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अभी भी ईमानदार और अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। और फिर उसके बाद लेखक कहता है कि मैं कैसे ये करूं, कैसे कहूं कि अभी भी इंसानियत ख़त्म हो गई है। अभी भी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हमारे देश में इंसानियत बची हुई है। और वह कहता है कि जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई मैं जिन्हें भूल ही नहीं सकता और ठगा भी गया हूँ। लेखक कहता है कि मुझे ठगा भी गया है, मुझे धोखा भी दिया गया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर, बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विश्वासघात नाम की चीज़ नहीं मिलती है, नाम की चीज़ मिलती है। और केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें लेखक कहता है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिसमें हमने धोखा खाया हो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। और कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक इसमें क्या कह रहे हैं कि हे मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ऐसी इंसानियत, सच्चाई, ये सब कुछ इस संसार में विद्यमान है। और हमें कभी भी एक रविंद्रनाथ जो हैं ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में लिखा था कि हे भगवान अगर कभी संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, कभी मुझे धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कभी भी तुम पर शक ना करूं। और फिर वह बोलते हैं, लेखक इसमें अंत में यही कहता है कि हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि अभी भी अच्छाई, मानवता, इंसानियत इस दुनिया में विद्यमान है। तो लेखक कहता है कि हे मेरे मन कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग